स्वागत कीजिए कांग्रेस नेता राजेश यादव जी का। सर प्लीज बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे सहयोगी बातचीत के क्रम को अब आगे बढ़ाएंगे। हमारे सहयोगी हितेंद्र राजेश यादव जी के साथ इस कॉन्क्लेव में बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हितेंद्र, ओवर टू यू। राजेश यादव जी कांग्रेस नेता हमारे बीच मौजूद हैं। सर स्वागत है सबसे पहले आपका हरियाणा न्यूज के इस कार्यक्रम प्रोग्राम कॉन्क्लेव में। आप मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के नेता हैं। हाल ही में बजट पेश हुआ है हरियाणा सरकार का। सबसे पहले शुरुआत बजट से ही कर लेते हैं, क्योंकि बजट में कई सौगातें मिलती हैं, हर जिले को सौगातें मिलती हैं, लेकिन गुरुग्राम एक मुख्य जिला है हरियाणा प्रदेश का, जो कि इंटरनेशनली यहाँ पर इंटरनेशनल सिटी है, ग्लोबल सिटी है, मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी, इस तरह के तमाम नामों से गुरुग्राम को जाना जाता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि बजट में जो चीजें मिली हैं गुरुग्राम को वो काफी हैं, और क्या कुछ यहाँ पर जरूरतें हैं? देखिए सर, सबसे पहले तो आपके सम्मानित चैनल का धन्यवाद जो हमें यहाँ अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। जहां तक बजट की बात करें सर, बजट में हरियाणा की जो हम बात करें तो सबसे बड़ी बात है 4 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हरियाणा सरकार के ऊपर हो चुका है। जब 2014 में कांग्रेस की सरकार सत्ता से हटी थी तो 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज था हरियाणा के ऊपर, और आज वो कर्ज बढ़कर 4 लाख करोड़ हो गया। कोई नई परियोजना हरियाणा में आई हो इन 11 सालों में, कोई बड़ा कोई प्रोजेक्ट आया हो, कोई मतलब इन्होंने कोई अच्छा काम किया हो, तो वो पैसा गया कहां? वो इस भारतीय जनता पार्टी के ट्रिपल इंजन का जो सरकार का जो ट्रिपल इंजन है वो खा गया उस पैसे को। पिछले साल तक तो ये जो सरकार है भाजपा की, ये इस कर्जे को ही डिनाई करते थे कि नहीं, कर्जा इतना नहीं है। अब आ जाती है गुरुग्राम की बात। गुरुग्राम को इस बजट में मिला है झुंझुना। झुंझुना जो बजाते हैं ना, मोटी मोटी बात बता देते हैं। कोई नया कॉलेज, कोई नई यूनिवर्सिटी, कोई नया अस्पताल, कोई नया बस अड्डा, कोई नया स्कूल, कोई नई परिवहन की व्यवस्था, कोई नया रोजगार का साधन, कोई नया सरकारी भवन अगर जो इस बजट में गुरुग्राम को मिला हो तो बताओ। ये कह रहे हैं कि सिविल अस्पताल में हम 400 बेड का अस्पताल बनाएंगे। नायब सिंह सैनी जी शब्दों के जादूगर हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के जो हम ये कहेंगे जो हमारे विधायक चुने गए हैं या जो यहां से पार्षद चुने गए हैं ट्रिपल इंजन के, ये चीयर लीडर है उनकी हाँ में हाँ भरने वाले। पिछले साल बजट सत्र में इसी सिविल अस्पताल को 700 बेड का करने के लिए 900 करोड़ रुपए का बजट इस सरकार ने अलॉट किया था। अब इनसे पूछा जाना चाहिए कि वो 900 करोड़ रुपया भाई कहां भेज दिया आपने? सैनी साहब कह रहे हैं कि हमने 96% बजट खर्च कर दिया, तो पिछले साल जो बजट में इस अस्पताल के लिए 700 बेड के लिए घोषणा हुई थी वो पैसा कहां गया? अब ये कह रहे हैं उसको हम 400 बेड का करेंगे और 400 करोड़ रुपए का बनाएंगे। तो भाई उसी अस्पताल को 2018 से, सर मैं बता देता हूं, वो अस्पताल बनने लग रहा है। 2018 से हर बजट में उस अस्पताल के लिए घोषणा होती है। पहले 250 बेड का था, फिर 400 बेड का हुआ, फिर 700 बेड का हुआ, अब घट के 400 बेड का हो गया। तो 8 साल पुरानी एक परियोजना उसको नया बना के प्रस्तुत कर दिया। गुरुग्राम का जो बस अड्डा है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, यहां सभी दर्शक बैठे हैं और जो आपके लाखों दर्शक सुन रहे होंगे, अगर पूरे देश में गुरुग्राम के बस अड्डे से बदहाल किसी बस अड्डे की कोई पिक्चर मुझे लाके दे देगा तो उसे 10,000 रुपए का इनाम मैं अपनी तरफ से दूंगा। तो जो ग्लोबल सिटी के बस अड्डे की आप हालत देख लीजिए। अब ये कि जहां हम यहां बैठे हैं, यहां से पीछे ग्रेटर एसपीआर रोड निकालने की बात कर रहे हैं। नायब सिंह सैनी जी ने कहा कि भाई रोड प्रोजेक्ट ठप हो गया था और हमने उसको शुरू करा दिया। बिल्कुल सफेद झूठ है सर। ग्रेटर एसपीआर रोड 2031 का मास्टर प्लान सितंबर 2012 में मंजूर हुआ था, गुड़गांव मानेसर अर्बन कॉम्प्लेक्स का। उसमें वो रोड प्रस्तावित था जो गुरुग्राम के बाईपास के तौर पे एम्बियंस मॉल से शुरू होके यहां से पीछे जेल मोड़ बादशाहपुर से और सिकोपुर के वहां से, नौरंगपुर के वहां से, और वो जो पचगांव के पास पहुंच जाना है। वो 2013 में उसके लिए भूमि अधिग्रहण की धारा 4 भी लागू कर दी गई थी। तब इस भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष में थी, इन्होंने यहाँ के किसानों को बरगलाया कि भाई पुराने कानून के तहत आपकी जमीनें ली जा रही है, जबकि ये तय कर दिया था कि भाई मुआवजा नए कानून के तहत मिलेगा। किसानों को उस समय पे यहाँ पे 6 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़ रुपए मुआवजा मिला। इस सरकार ने लोगों को भ्रमित कर दिया, कोर्ट में केस चला गया,
आज तक वो कोर्ट के में केस पेंडिंग था और आज उस सरकार ने, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसी रोड को उसी 2013 की नोटिफिकेशन के तहत 2000 सेक्शन 6 के नोटिस दिए और अब सेक्शन 9 के नोटिस दिए और उसका अवार्ड होना है। और किसानों के साथ धोखा यह है कि किसानों को मुआवजा भी 2013 के रेट पे ये सरकार देने का काम करेगी। तो इस प्रोजेक्ट को, ग्रेटर एसपीआर रोड को स्टॉल किसने किया? आज जो नेशनल हाईवे 48 है सर, वो 1.25 लाख गाड़ियों के लिए बना था, प्रतिदिन 1.25 लाख गाड़ियां वहां से निकल सके। आज 4 लाख से ज्यादा गाड़ियां निकल रही हैं। उसका दुष्परिणाम यह, आप एम्बियंस मॉल से चलेंगे तो राजीव चौक पार करने में आपको साधारणतः कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, रोड पे कोई ब्लॉकेज नहीं होगी, आपको 1.25 घंटा लग जाएगा 7 किलोमीटर पार करने में, क्योंकि कैपेसिटी से 4 गुना ज्यादा गाड़ियां उस रोड पे चल रही है। और अल्टरनेटिव रोड गुरुग्राम के बाईपास का इन्होंने कोई निकाला नहीं। अब बात आ जाती है मेट्रो की। 2006 में हुड्डा सिटी सेंटर तक मेट्रो आई थी, आज 2026 हो गया, गुरुग्राम की आबादी बढ़ के 5 गुना हो गई। 2014 से और 2026 तक इस सरकार ने 5 बार मेट्रो की अलाइनमेंट चेंज करी, 5 बार मेट्रो का रूट चेंज किया। हर बार बजट में दमगज्जा मार देते थे कि इस बार मेट्रो दौड़ेगी। अब जाके उस मेट्रो का काम शुरू किया है 12 साल बाद। तो ये सरकार, हरियाणा गुरुग्राम को बजट में मिला क्या? आज गुरुग्राम के सरकारी स्कूलों की हालत देखिए। आज गुरुग्राम ना वैश्विक शहर बन गया है, लेकिन ये एक तरीके से देख लीजिए यूरोपियन कल्चर का शहर बन गया है सर, कि यहाँ पे या तो अमीर लोग रहते हैं या हैंड टू माउथ सर्वाइवल वाले लोग रहते हैं, मिडिल क्लास है नहीं। क्योंकि एक जहां अपार्टमेंट, एक रहने का घर ही आपको 2 करोड़ 1.5 करोड़ में मिल रहा है, तो आप कहां से मध्यम वर्ग की तो बात करना। तो निजी स्कूलों की फीस है, देश के सबसे बड़े जो टॉप के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, उनकी जो इंजीनियरिंग की फीस है 1 साल की, उससे ज्यादा फीस गुरुग्राम के निजी स्कूलों में नर्सरी क्लास के बच्चे की फीस है। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। सरकारी स्कूलों की हालत बदतर है, बिल्डिंगें जर्जर हो चुकी है। ये नाम बदलने वाली सरकार है, नाम बदल देते हैं, गुड़गांव का नाम गुरुग्राम कर दिया, गुरुग्राम से कुछ मिला तो नहीं। स्कूलों को इन्होंने, बिल्डिंगें जर्जर है, लेकिन शिक्षक है नहीं। हाँ। और स्कूलों को कर दिया मॉडल संस्कृति स्कूल। लेकिन आप जो तमाम इश्यूज गिनवा रहे हैं, पिछले 12 साल का आप जिक्र कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर 12 सालों में गुरुग्राम में कोई विकास नहीं हो रहा है, जो आप कह रहे हैं, कोई भी प्राथमिकता गुरुग्राम को विशेष रूप से नहीं मिल रही जो कि मिलनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी गुरुग्राम में चारों की चारों सीटों पर और लोकसभा में भी क्यों यहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी को ही सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि बीजेपी तो यही दम भरती है कि विकास हो रहा है, जनता को दिख रहा है, जनता में उसका रिवॉर्ड भी दे रही है, इनाम भी दे रही है, लेकिन सिर्फ कांग्रेस को नहीं दिख रहा है। कांग्रेस के लोगों की दुकानें बंद हो गई, कांग्रेस के लोग भ्रम फैलाते हैं, इस तरह की बातें आपके लिए कही जाती हैं। देखिए सर, एक होती है जनतंत्र की जीत, एक होती है लोकतंत्र की जीत, एक होती है जनता की जीत। भारतीय जनता पार्टी की जीत तंत्र की जीत है, एजेंसियों की जीत है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण देते हैं। देखिए, हम भी चुनाव लड़े हैं, आप भी राजनीतिक चुनाव कवर करते हैं। 2014 में जब कोई बीजेपी का प्रतिनिधि चुनाव जीता था तो हजारों आदमी जुलूस में शामिल होते थे, हजारों आदमी बधाई देते थे। अब बीजेपी के विधायक बन गए और 200 आदमी उनको बधाई नहीं देने जा रहे। तो ये लोकतंत्र की और जनता की जीत नहीं है सर, ये तंत्र की जीत है। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी अति लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे। गुरुग्राम की कोर्ट की पार्किंग है, 3000 गज जगह है सर, वहां 3000 आदमियों की बैठने की कैपेसिटी है। वहां पे वो विकास रैलियां कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री 2500-3000 लोगों की सभा को अगर जो लोग इकट्ठे नहीं कर पा रहा है, तो ये जीत, तो अब इसके बारे में ना ये बहुत लंबा राष्ट्रीय स्तर का विषय है। दूसरी बात ये है, क्या गुरुग्राम को जलग्राम की उपाधि सरकार के राज में मिली या नहीं मिली? आज गुरुग्राम जिले की एक सड़क, कोई भाई, आपके लाखों दर्शक गुरुग्राम के सुन रहे हो, गुरुग्राम जिले की एक सड़क, चाहे वो सेक्टर रोड हो, चाहे वो स्टेट हाईवे हो, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, जहां से शुरू हो रही है और गुरुग्राम जिले में जहां खत्म हो रही हो, बिना टूटी फूटी हो, उसका कोई फोटो अगर जो मुझे लाके देते तो उसको भी 10,000 रुपए इनाम। गुरुग्राम के नगर निगम क्षेत्र की एक कॉलोनी जिसमें सीवर का पानी ओवरफ्लो ना हो रहा हो बिना बारिश के, उसकी कोई फोटो लाके देते, उसको भी इनाम। गुरुग्राम का एक सरकारी स्कूल जिसकी बिल्डिंग टूटी ना हो, जिसकी 4 दीवारी टूटी ना हो, जिसमें शैक्षणिक स्टाफ पूरा हो, जिसमें प्रिंसिपल हो, अगर उसकी कोई जानकारी दे दे, उसको भी इनाम। गुरुग्राम का कोई भी अस्पताल
जिसमें पूरी दवाइयां हो, टेस्ट करने के लिए पूरी मशीनें हो, पूरे डॉक्टर हो, कोई डिस्पेंसरी हो बेशक से, अगर उसकी कोई जानकारी दे दे उसको भी इनाम। गुरुग्राम के सरकारी कार्यालयों में एक भी कोई, चाहे बिजली का बिल भरने जा रहा है, चाहे कोई अपनी प्रॉपर्टी आईडी ठीक कराने जा रहा है, चाहे कोई भी काम, अगर बिना पैसे दिए कोई आदमी ये कहते मेरा काम हुआ हो तो उसको भी इनाम। और ये मैं नहीं कह रहा, ये भारतीय जनता पार्टी के एक माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि पुलिस वाले मंथली लेते हैं, पुलिस के एसएचओ मंथली लेते हैं। तो अब ये देख लीजिए, जब एक मंत्री जी कह रहे हैं कि पुलिस वाले मंथली ले रहे हैं, गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री जी के अधीन आता है, एक एसएचओ अगर मंथली ले रहा है तो एसीपी डीसीपी क्या कर रहे हैं? एसीपी डीसीपी नहीं देख रहे तो कमिश्नर साहब क्या कर रहे हैं? कमिश्नर साहब नहीं देख रहे तो डीजीपी साहब क्या कर रहे हैं? और डीजी साहब को भी नहीं दिखाई दे रहा तो मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। क्योंकि ये बात हम नहीं कह रहे, ये विपक्ष नहीं कह रहा, ये प्रदेश के एक सम्मानित माननीय मंत्री कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन राजेश जी, जिस तरह की पिछले दिनों की अगर मैं बात करूं, गुरुग्राम में अतिक्रमण हटाने के लिए एक अभियान चलाया गया। आरएस भाट जो नोडल अधिकारी हैं, उन्होंने काम किया, उनकी सराहना भी हुई, उन्हें लोगों ने यहाँ तक कि सिंघम तक का दर्जा दिया। कुछ विवाद भी रहे, उनमें से एक आपसे भी जुड़ा हुआ एक विवाद है, काफी नोकझोंक आप दोनों के बीच में हुई, उसका वीडियो भी सामने आया। क्या ये विवाद है? आपको क्या लगता है जो आपके खिलाफ कार्रवाई की गई, जो अतिक्रमण हटाने का या अवैध निर्माण को लेकर के जो कार्रवाई की गई, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या वो पूरी तरह से वहां पर जो नॉर्म्स होने चाहिए उनका पालन किया जाना नहीं चाहिए? देखिए सर, आपने बहुत अच्छा इशू पूछा जी। एक शेर है, मैं किसी का नाम तो लूंगा नहीं, हुआ गालिब का शेर है, हुआ है साहिबे मनसद, हुआ है साहिबे मनसद इसलिए फिरे है इतराता, वरना इस शहर में गालिब की आबरू क्या है। तो जो सिंघम कोई कह लो या कुछ भी कह लो, इस गुरुग्राम जिले में एक जीएमडीए डिपार्टमेंट है, एक एचएसआईआईडीसी डिपार्टमेंट है, एक एचएसवीपी डिपार्टमेंट है, एक एमसीजी डिपार्टमेंट है, एक डिस्ट्रिक्ट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट है। उन सब में एनफोर्समेंट विंग है। उन एनफोर्समेंट विंग के मुखिया डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर और सीनियर टाउन प्लानर है। तो इसका मतलब वो सारे के सारे अफसर काम नहीं कर रहे हैं जो परसेप्शन बनाया जा रहा है। तो उन अफसरों की जरूरत क्या है? क्यों सरकारी खजाने पे बोझ डाला जा रहा है? दूसरा, बिल्कुल सही है, अतिक्रमण हटना चाहिए, अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, अतिक्रमण शहर की सुंदरता बिगाड़ते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, गुरुग्राम जिले की, गुरुग्राम शहर की एक सेक्टर से लेके 115 सेक्टर तक क्या एक भी ग्रीन बेल्ट जो पॉश एरिया है वो एनक्रोचमेंट फ्री है? क्या एक भी बिल्डर का प्रोजेक्ट जो उस ग्रीन बेल्ट के साथ पड़ता है, उस ग्रीन बेल्ट में उस बिल्डर ने अपनी पार्किंग नहीं बना रखी, अपनी दुकानें नहीं लगवा रखी, अपने अनुसार उसको ब्लॉक करके काम नहीं कर रहा है? गुरुग्राम में जितने भी बिल्डर हैं बड़े, सारे बिल्डरों ने कॉमन एरिया पे कब्जा किया हुआ है। क्लब आज तक हैंडओवर नहीं करे आरडब्ल्यूए को, सोसाइटियां हैंडओवर नहीं करी आरडब्ल्यूए को। उसके लिए क्या सिर्फ अतिक्रमण एक रेहड़ी वाले का है? सबसे बड़ी बात सर ये होती है, अफसर, पत्रकार और नेता, इनके अंदर संवेदनशीलता का होना बहुत जरूरी है। किसी आदमी का पिताजी किसी सरकारी रोड के ऊपर, ये सवाल हमने उनसे पूछा कि रेडी पटरी वालों को लेकर के जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने खुद कहा है यहाँ पर कि अगर कोई गरीब की रेडी पटरी है तो मैं खुद लगवाऊंगा, लेकिन जो माफिया इस तरह के काम कर रहे हैं वो नहीं चलेगा, किसी का भी अतिक्रमण नहीं चलेगा। नहीं, माफिया, अगर कोई माफिया है तो माफिया कितनी एफआईआर प्रशासन ने माफियाओं के खिलाफ गुरुग्राम में दर्ज कराई है? कोई एफआईआर है? कोई माफिया है? और वो कह रहे हैं, सरकार कह रही है माफिया है, तो माफिया तो बीजेपी के आदमी है, बीजेपी के आदमी रेहड़ी लगवा रहे हैं। क्या एक पार्षद की मंजूरी के बिना उस वार्ड में कोई रेहड़ी लगा सकता है? आज गुरुग्राम नगर निगम के पास सर 15,000 एकड़ जमीन है, 15,000 एकड़। उसमें से कितनी जमीनें हैं जिसके ऊपर बिल्डरों ने कब्जा कर रखा है और कितनी जमीन है जो नगर निगम की कस्टडी में है? दूसरा, किसी का हम मकान तोड़ते हैं, चाहे वो वैध है अवैध है, कोई भी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है उसके ऑफिसर्स है, क्या हंसना खिलखिलाना जब किसी का मकान टूटता है तो सर उसका परिवार सड़क पे आता है, उसके घर में लगा लीजिए एक तरीके से मौत होती है, जिसकी रोजी रोटी छिनती है, जिसकी दुकान, जिसका रोजगार, जिसका मकान। तो जब अगर जो वो तोड़ा जाना भी जरूरी है
तो वहां पे खिलखिलाकर हंसना ऐसा है जिसकी किसी की जिंदा जवान लाश के ऊपर कोई आदमी खिलखिला रहा हो। संवेदनशीलता का परिचय ठीक है, यानी प्रशासन को- संवेदनशील होना नहीं, जरूरी है दूसरा अधिकारियों सर एक के बात लिए। और ठीक। बता रहा हूं मैं कि एक तरफ तो ये सरकार कह रही है कि भाई हम लोग अतिक्रमण और सरकारी जमीनों पे कब्जा नहीं करने देंगे। ये हरियाणा सरकार 2015 में पॉलिसी लेके आई, जो 20 साल से नगर निगम की जमीन पे कब्जा किए बैठा है उस आदमी को मालिकाना हक हम देंगे, कलेक्टर रेट का पैसा जमा कर दे। और सैकड़ों की संख्या में इसी भाजपा सरकार ने उन कब्जेदारों को मालिकाना हक दिया है। और ताजा मामला जयकमपुरा में एक पार्क के अंदर किसी को मकान के प्लाट काट के दे दिया क्योंकि वो वहां पे कब्जा करे हुए बैठा था। तो क्या बीजेपी के लोग अगर सरकारी जमीन पे कब्जा करेंगे वो तो सुशासन, और बीजेपी के खिलाफ बोलने वाला अगर जो अपनी दादालाई मलकियत में भी कोई मकान बनाएगा तो वो अवैध? ये कैसा न्याय है? ये कहां का न्याय है? दूसरा सर, आज मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि जितने बिल्डर एरिया है जीएमडीए की ग्रीन बेल्ट पे से एक बिल्डर का कब्जा अगर जो पिछले 11 साल में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हटवाया हो तो बताइए। और जब माननीय जनप्रतिनिधि हमारे चीयर लीडर उनको थपथपी देने वाले हो जाएं तो सबसे पहले देखिए महात्मा गांधी जी को थोड़ा लंबा हो जाएगा। जल्दी से, short में। एक व्यक्ति महात्मा गांधी जी को अपने घर लेके, अपने बच्चे को महात्मा गांधी जी के पास लेके गया, बोला बापू ये चीनी बहुत खाता है, इसकी चीनी छुड़वा दो। महात्मा गांधी जी ने कहा भाई 10 दिन बाद लेके आना, 10 दिन बाद छुड़वा दूंगा। 10 दिन बाद गए, महात्मा गांधी जी ने उस बच्चे को समझाया और बोला बेटा चीनी मत खाया कर, स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होती। उस बच्चे के पिता ने महात्मा गांधी जी से कहा बापू ये बात तो आप बच्चे को 10 दिन पहले ही बता सकते थे। महात्मा गांधी जी ने कहा भाई तब मैं चीनी खुद खाता था, जो चीनी खाता हूं दूसरों को मना कैसे करूंगा, मैंने खुद चीनी खानी छोड़ी है। तब इस बच्चे को कहा है। तो अगर जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को शौक है कि अवैध कब्जे, अवैध अतिक्रमण बिना सीएलयू के निर्माण हटाएंगे, तो सबसे पहले गुरुग्राम नगर निगम के 36 पार्षद और गुरुग्राम जिले के चारों माननीय विधायक एक एफिडेविट दे कि हमने जो मकान, जो दुकान, जो प्रतिष्ठान बना रखे हैं वो सारे के सारे नक्शा पास शुदा है, उनकी सीएलयू हो रहे हैं या हमने अपनी निजी मलकियत में बना रखे हैं, तो दूसरे का तोड़े। नहीं तो अगर जो आपके लिए जो ठीक है दूसरे के लिए वो गलत नहीं होना चाहिए। संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। किसी को उजाड़ा जाए तो उसको रिहेबिलिटेशन का प्रोविजन देना चाहिए। एक मकान बनने में कई पीढ़ियां गुजर जाती है। जो मेहनत के पैसे से बनाता है और जिसको भाई हराम के पैसे से बनाना है वो तो रोज बना ले। और बाकी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए राजेश जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर इसी के साथ मंच पर थोड़ी देर और इंतजार कीजिए, हमारी एडिटर इन चीफ प्रतिमा दत्ता जी आपको मोमेंटो भेंट करेंगी, सम्मानित करेंगी। और देखिए राजनीति की सबसे खास बात यही है कि आप जनता तक कितने अच्छे से अपने विचारों को रख पाते हैं। और सर बहुत शुक्रिया आपका, आज आप हमारे मंच का, हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने। बड़ी बेबाकी से कई मुद्दों को लेकर आपने अपनी राय रखी। बहुत शुक्रिया सर हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए।